कनाडा के बाद अब यूएसए भी खालिस्तान इशू पर इंडिया के खिलाफ हो चुका है। मई 2023 को यूएसए ने इंडिया के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने निखिल गुप्ता नाम के एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक अमेरिकन सिटीजन को पैसे दे रहा था गुरुपतवंत सिंह पन्नू का मर्डर करवाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूएस सिटीजन एक सीआईए एजेंट निकला और इंडिया का ये पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। लेकिन क्या ये वाकई में सही भी है? और आखिर यूएसए ने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को प्लान कैसे किया और उसमें इंडिया इतने आसानी से फंस कैसे गया? दूसरी बात, गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक इंडियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस का लीडर है, जिसपे 22 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। उसे आखिर यूएस जैसा देश बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? जैसे कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि पन्नू खुद एक सीआईए का एजेंट है, जिसे अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए प्लांट किया है। If India is going to keep occupying Punjab, there will be a reaction, and Modi and India, you will be responsible. क्या ये सही है? एंड ये काफी इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि ये तो यूएसए की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है टू गेन लेवरेज ओवर अदर कंट्रीज। यूएसए अक्सर ऐसे प्रॉक्सीज को दूसरे कंट्रीज के वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंस्टॉल करते आए, ताकि सही समय पर सही फायदा वो आर्म ट्विस्टिंग करके अपने नाम निकाल सके, बिना अपना नाम खराब करे। और ऐसा करके यूएस ने पास्ट में कई देशों में अपने सीक्रेट एजेंट्स की फौज खड़ी कर दी है, जिसने उन देशों को अंदर से खोखला बना दिया। और अब क्या यूएस का अगला निशाना है इंडिया? 31 नवंबर 2023 की सुबह न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने निशाना साधते ये रिवील किया कि यूएस गवर्नमेंट ने सिख फॉर जस्टिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और इंडियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरुपतवंत सिंह पन्नू को इंडियन गवर्नमेंट के अटैक से कैसे बचाया। आइए जरा उस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। तो यूएस के उस रिपोर्ट के हिसाब से पन्नू को मारने की प्लानिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें से कुछ के नाम रिवील नहीं किए गए और इसीलिए उन्हें कोड नेम से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे CC1, जो कि एक इंडियन एजेंट है और जो सीआरपीएफ में भी सर्व कर चुके हैं, और एट प्रेजेंट एक हाई रैंकिंग इंडियन इंटेलिजेंस फील्ड ऑफिसर है। दूसरे निखिल गुप्ता, जिन्हें रिपोर्ट में इंडियन नार्को क्रिमिनल बताया गया, और आखिरी दो अमेरिकन है, CS जो कि किलिंग कॉन्ट्रैक्टर है, और UC जो कि एक हिटमैन है। अब ये सारे नेम्स और कोड नेम्स को याद रखना, क्योंकि आगे इन कैरेक्टर्स में ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यूएस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कहानी की शुरुआत मई 2023 में हुई, जब इंडियन एजेंट CC1 ने इंडिया के क्रिमिनल निखिल गुप्ता को यूएस में अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके वहां एक किलिंग के बदले उसके ऊपर लगे सारे केसेस को क्लियर करने का ऑफर दिया। यह ऑफर सुन के गुप्ता भी तुरंत तैयार हो गए, और फिर इसके बाद 6 मई 2023 को CC1 ने गुप्ता को टेक्स्ट पर उनका असाइनमेंट हैंडओवर किया। असाइनमेंट यह था कि उन्हें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में 2 किलिंग्स करने थे। इस असाइनमेंट को गुप्ता के हां करते ही CC1 ने उन्हें यह बताया कि गुजरात पुलिस में उनकी बात हो गई है और उन पर लगे सारे केसेस वो अब क्लियर कर देंगे। अब ये कंफर्मेशन मिलते ही गुप्ता 29 मई 2023 को अपने एक अमेरिकन कॉन्टैक्ट CS से बात करते हैं, जो कि एक आर्म्स डीलर है। गुप्ता उसे बताते हैं कि उन्हें एक ऐसे किलर की जरूरत है जो हमारे टारगेट न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक यूएस बेस्ड इंडियन ओरिजिन लॉयर को मार सके। अब इस दौरान मर्डर प्लानिंग को लेकर गुप्ता और अमेरिकन नेशनल CS के काफी बार कॉल्स, वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट पर बातें होती रहती है, जिस बीच एक दिन गुप्ता CS को यह सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट एक लॉयर है, तो एक हिटमैन को हम बोल सकते हैं कि वो लीगल एडवाइस के बहाने टारगेट को ऐसी जगह पर बुलाए जहां उसको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके। और यूएस रिपोर्ट के हिसाब से ये लॉयर जिसकी बात हो रही है और कोई नहीं बल्कि यूएस में शरण लिया हुआ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गुरुपतवंत सिंह पन्नू है। पर यहां पर कहानी में पैसों को लेकर एक डिबेट छिड़ जाती है। CS गुप्ता को कहते हैं कि हिटमैन अरेंज तो हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो 1 लाख USD मांग रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए। अब ध्यान रहे, यहां पर कहानी में एक और एक कैरेक्टर ऐड हो चुका है, अमेरिकन हिटमैन UC। अब UC 1 लाख USD मांग रहा है। ये सुनकर इंडियन एजेंट कहते हैं कि हम एक क्या 1.5 लाख रुपए देंगे, बट पैसे काम होने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन ये सुनकर CS नहीं मानता। वो गुप्ता को बताता है कि हिटमैन UC एडवांस के बिना काम नहीं करेगा। अब ये सुनकर पहले तो इंडियन एजेंट CC1 दुविधा में आ जाते हैं, पर मजबूरी में वो एडवांस देने के लिए मान जाते हैं और गुप्ता को मैनहट्टन सिटी में $15,000 एडवांस के तौर पर देने के लिए कह देते हैं। अब अगर आप यूएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखोगे तो इसी पेमेंट एक्सचेंज की फोटो यूएस ने अपने डॉक्यूमेंट में एज अ प्रूफ भी लगाई है। एनीवे,
इसके बाद पन्नू की किलिंग डेट डिसाइड होती है, लेकिन अचानक से 6 जून 2023 को इंडियन एजेंट CC1 खुद इस ऑपरेशन को हॉल्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के मुताबिक उसी समय इंडिया और यूएस के हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग होने वाली थी। पर इस बीच 18 जून को यूएस के पड़ोसी देश कनाडा में दूसरे खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का एग्जीक्यूशन हो जाता है, जिसे मारने के बेसलेस एलिगेशंस आज भी कनाडा इंडिया पर लगा रहा है। पर यूएस के इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक निज्जर को मारने का वीडियो CC1 ने गुप्ता को भेजा और फिर गुप्ता ने यह वीडियो CS और UC को भेजा, ये बताते हुए कि इसकी भी किलिंग हमारे आदमियों ने की है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी पन्नू को मारना है। मतलब जिस किलिंग के प्रूफ्स कनाडा के पास नहीं है वो यूएस के हाथों लग चुके हैं। इस सब के बाद 22 जून 2023 को यानी कि निज्जर के किलिंग के 4 दिन बाद CC1 ने गुप्ता को कॉल करके पूछा कि टारगेट कब मरेगा, क्योंकि अब वो यानी कि पन्नू अपने घर में भी नहीं है। सो ये एक अच्छा चांस हो सकता है उसे मारने का। वेल CC1 से ये दबाव आने पर गुप्ता कॉन्ट्रैक्ट किलर CS और हिटमैन UC को कंटिन्यूअस कॉल करने लगा, पर दोनों ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन 2 दिनों बाद अचानक से UC ने गुप्ता को पन्नू के घर का GPS बेस्ड फोटो भेजा और ये कहा कि टारगेट घर आ चुका है। अब ये काफी वियर्ड और फिशी था, पर जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने की होड़ में गुप्ता CC1 के ऑर्डर्स पर 29 जून को पन्नू को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स दे देता है और उसके अगले ही दिन गुप्ता इंडिया से चेक रिपब्लिक के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनके चेक पहुंचते ही पन्नू का मर्डर तो हुआ ही नहीं रहता। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स निखिल गुप्ता को पन्नू के मर्डर केस में चेक में अरेस्ट जरूर कर लेते हैं और इससे पूरे मिशन की मेन कड़ी यूएस के गिरफ्त में आ जाती है, जिसके बाद मीडिया में यह रिवील होता है कि किलिंग कॉन्ट्रैक्टर CS और हिटमैन UC ये दोनों दरअसल CIA के अंडरकवर ऑफिशियल्स थे। अब अगर हम यूएस के इस डॉक्यूमेंट को बिलीव भी करें कि वाकई में इंडिया ने अपने एक टेररिस्ट गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की है और यूएस ने ऐसा होने से बचा लिया, लेकिन तब भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब पन्नू, जिस पर इंडिया में अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डरर्स को सपोर्ट करने के लिए, खालिस्तान रेफरेंडम करवाने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को धमकी देने के लिए 22 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, आखिर ऐसे आदमी को यूएस बचाना ही क्यों चाहता है? वेल एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा डायनामिक समझने की कोशिश करोगे तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन सामने आते हैं। सबसे पहले पहला रीजन समझते हैं। देखो, टेररिस्ट और टेररिज्म को सपोर्ट करना ये आज भी यूएस की सबसे मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज में से एक है। इनफैक्ट क्या आप ये बिलीव करोगे कि अगर यूएस अपनी इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उसकी इकोनॉमी लिटरली क्रिपल हो सकती है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एकदम से शूट हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है, राइट? तो जरा ये सुनिए, खुद एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ISIS को हिलरी क्लिंटन और ओबामा ने मिलकर बनाया। They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. अब जरा इसे पढ़िए, दुनिया के 74% टेररिस्ट रेजिम्स को यूएस मिलिटरीली या किसी अलग तरीके से सपोर्ट करता है। ऐसा खुद यूएस के फेमस प्रोफेसर नोम चॉम्स्की और इकोनॉमिस्ट एडवर्ड हर्मन ने डाइंग टू किल यूएस, ट्रांसनेशनल जिहाद एंड आइसिस आइडियोलॉजी में कहा है। और ये उनकी कोई आजकल की स्ट्रेटेजी नहीं है। यूएसए पन्नू की ही तरह कई टेररिस्टों को ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है। जैसे अल जजीरा और रियूटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से साल 1969 में लिबिया के डिक्टेटर गद्दाफी को CIA ने ही फंडिंग देकर प्लान किया था ताकि लिबियन गवर्नमेंट की पॉलिसी अमेरिकन इंटरेस्ट के हिसाब से शेप की जाए और लिबिया यूएस का एक पपेट स्टेट बन के रह जाए। लेकिन फिर बाद में जब सिचुएशन चेंज हो गई, मतलब गद्दाफी यूएस का पपेट नहीं बनना चाहते थे, वो पूरे अफ्रीका में यूएस से डॉलर नहीं बल्कि उसे रिप्लेस करके गोल्डन डिनार यानी कि सोने के कॉइन्स लॉन्च करना चाहते थे, जो यूएस के हेजेमनी को सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पूरे दुनिया भर में और स्पेशली मिडिल ईस्ट में ऑयल ट्रेड यूएसडी में ही होता है और गद्दाफी उसे ही रिप्लेस करने निकले थे। इसीलिए यूएसए ने खुद गद्दाफी को एलिमिनेट करने का मास्टर प्लान बनाया और इसी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यानी गद्दाफी को मार गिराने की स्ट्रेटेजी को उन्होंने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी बताया। अब आयरनी देखो, द गार्जियन की रिपोर्ट के हिसाब से गद्दाफी को मरने के बाद यूएस ने गद्दाफी को सप्लाई किए वेपन्स को सीरिया के रिबेल्स को देना शुरू कर दिया, जिन रिबेल्स ने ही फिर आगे चल के आइसिस नाम की दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी
नहीं की। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ फॉरेन पॉलिसी न्यूज में भी साइटेड है। CIA डॉक्यूमेंट्स खुद यही बताते हैं कि इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका की CIA ने ही सपोर्ट किया था। लेकिन जब सद्दाम ने इराक और कुवैत के ऑयल फील्ड पर अपनी पकड़ बढ़ाना शुरू किया और गल्फ नेशन से US डॉलर की जगह पर यूरो इस्तेमाल करने की बात कही, तब US ने सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसके पास डेंजरस केमिकल बॉम्ब्स है, ऐसा झूठा आरोप लगा दिया। Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. और ऐसा करके उसके ही कंट्री में एक पपेट गवर्नमेंट प्लांट करके उन्हें फोर्टिफाई करके उसे मरवा दिया। एंड इंटरेस्टिंगली इसके बाद यूएस का दोगलापन देखो, खुद CIA के हिसाब से ही आज तक इराक में वो केमिकल बॉम्ब यानी सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला है। उल्टा यूएस के इराक को पपेट स्टेट बनाने के चक्कर में उसका हाल आज कुछ ऐसा हो गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि यूएस आखिर ये सब करता ही क्यों है? यूएस इससे पैसे कमाता है क्या? देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी दुनिया में शांति रहती है तब यूएसए का डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा डाउनफॉल पर रहता है, जो कि उसकी इकोनॉमी का 3% है। अब इसे समझने के लिए आइए जरा इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखते हैं। इसके हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जिन्होंने साल 2001 में वॉर ऑन टेरर घोषित किया था, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की वेपन सेल्स में सबसे बड़ा जंप आया था। सेम यही पैटर्न नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम में भी आप देख सकते हो। उनके टर्म में ही यूएस इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर और मिडिल ईस्ट के वॉर में इन्वॉल्व हुआ था। और इसी दौरान यूएस के वेपन सेल्स में भी पिछली सरकार यानी कि बुश गवर्नमेंट से डबल सेल्स हुआ। इनफैक्ट कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश डेटा के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट पूरा असेसमेंट करती है कि कौन से कंट्री स्टेबल है और कौन से इनस्टेबल। इस असेसमेंट के हिसाब से जो कंट्री जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है उनको वो हाई रिस्किंग कैटेगरी में डालकर अपने क्लाइंट्स बनाते हैं यानी टारगेट करते हैं। और इसीलिए उन कंट्रीज में यूएस कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने देता। एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान को ही देख लो। कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से वहां पर यूएस कंटिन्यूअसली वॉर लड़ता रहा, जबकि उसके पास पावर थी कि वो अपने ही बनाए तालिबानी लीडर को बुला के पीस टॉक कर सकता था, लेकिन अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए वो वॉर लड़ते रहे। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हो, जब भी यूएस का वेपन सेल्स बढ़ा तब यूएसए की इकोनॉमिक कंडीशंस और वहां पर जॉब्स भी बढ़ते गए। और इसीलिए ही सऊदी अरेबिया से वेपन्स डील करने के बाद खुद ट्रंप ने ये एग्री किया कि इस डील से उनके वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी। Billions of dollars of investments into the United States and jobs, jobs, jobs. पर अब यहां पर आता है द मूट क्वेश्चन कि स्पेसिफिकली पन्नू को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट करने से यूएसए के डिफेंस सेक्टर को क्या फायदा मिलेगा? क्या है द मेन रीजन बिहाइंड सपोर्टिंग पन्नू? वेल, इसके पीछे दो मुख्य रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, हिंदुस्तान टाइम्स को इंडियन इंटेलिजेंस चीफ द्वारा यह बताया गया कि पन्नू को यूएस इसीलिए एंटी इंडिया एक्शंस लेने दे रही है क्योंकि वो असल में CIA का एक हिडन एजेंट है, लेकिन क्योंकि एक हाईली कंट्रोवर्शियल सीक्रेट है इसीलिए इस पर ज्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि यूएसए का अब अगला निशाना इंडिया है, क्योंकि ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हो गए हैं जिसमें इंडिया ने यूएसए की बात नहीं मानी। उसके अनगिनत प्रेशर टैक्टिक्स के बाद भी हम उनके अगेंस्ट चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए चाहता है कि क्वाड को नेटो जैसे एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए, पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसे साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि क्वाड नेटो नहीं है। इसके बाद फिर से यूएस ने इंडिया को नेटो प्लस मेंबर बनने के लिए कहा, तभी भी इंडिया ने इससे साफ साफ इनकार कर लिया। उल्टा इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाकर इंडिया ने यूएस वेपन्स खरीदने के बजाय फ्रांस से रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, जबकि यूएस चाहता था कि इंडिया उनसे थार्ड और F-16 एयरक्राफ्ट खरीदे। अब ऐसे ही कई रीजंस की वजह से कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यूएस पन्नू के जरिए इंडिया से बदला निकाल रहा है, इंडिया का आर्म ट्विस्ट कर रहा है, ताकि इंडिया को यह मैसेज मिल सके कि हमसे पंगा मत लो और हमारी हामी में हाँ भरो। बट फ्रेंड्स, यहां पर यूएस शायद से ये नहीं समझ रहा कि उसकी ये स्ट्रैटेजी उसी पर बैकफायर कर रही है। जैसे BBC के हिसाब से जिस अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को CIA ने ही ट्रेन किया था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, उसी ओसामा बिन लादेन ने यूएस पर 9/11 के अटैक्स करवाकर 3000 अमेरिकन की जान ले ली। सो टेररिज्म को पनाह देना यूएस के लिए डेफिनेटली द वाइजेस्ट मूव तो नहीं है। सिमिलरली 1982 में भी कनाडा के साथ भी यही हुआ था। खालिस्तान को सपोर्ट करने के रेपरकशंस उन्हें भुगतने पड़े जब 1982 में उनके PM पियर ट्रूडेव, जो कि जस्टिन ट्रूडेव के फादर थे,
उन्होंने खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर सिंह परमार को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर दिया था। उसके 3 साल के अंदर ही परमार ने मॉन्ट्रियल से मुंबई आने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्का में ब्लास्ट करवा दिया। इसमें टोटल 329 लोग मारे गए, जिसमें से 268 तो कैनेडियन सिटीजन्स ही थे। तो आज कहीं यही सेम गलती यूएस भी पन्नू को सपोर्ट करके तो नहीं कर रहा है। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय, क्योंकि ऐसे ही यूएस प्लांटेड एक बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को मारने के लिए यूएस को बाद में मजबूरन अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाना पड़ा था, जैसे कि रशिया। पर इसमें देखने में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी यूएस एक्चुअली में ISIS को रोकने में एक फेलियर साबित हुआ। इसे हमने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले हमारे देश के फॉरेन थ्रेट्स के बारे में। See you next time. Till then, take care. Jai Hind.